देश की 140 करोड़ जनता को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं अर्जुन राम मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आगामी चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार और जनता के लिए किए गए कल्याणकारी कार्य बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, पूर्व की सरकारों के बनाए रास्तों से अलग चलकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की एक नई राह बनाई है। भारत को अपना घर और प्रत्येक भारतवासी को अपना परिवारजन माना है। जहां कांग्रेस की सरकारों ने हर अवसर में घोटाले, भ्रष्टाचार और जनता को लूटने के मौके ढूंढे, वहीं घर के बड़े के रूप में प्रधानमंत्री जी ने विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र सेवा सर्वप्रथम के सिद्धांतों को सर्वोपरि में रखा। राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए मोदी जी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और सामान्य मानवी की ज़रूरतों एवं अधिकारों का विशेष रूप से ध्यान रखा। मोदी सरकार के द्वारा संचालित इन योजनाओं से देश के करोड़ों गरीब, वंचित, शोषित एवं पीड़ित समाज के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। पूर्व की सरकारें जहां केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर योजनाओं का आवंटन करती थी, वहीं मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक हर तबके के लोगों तक जनहितैषी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया। हालात ये थे कि जहां पूर्व में नेता कहते थे अगर वे 100 पैसे भेजते थे तो जनता के पास मात्र 15 पैसे ही पहुंच पाते थे और बीच का 85 पैसा बिचौलिए गबन कर जाते थे। पर मोदी जी ने इस परंपरा को तोड़ा और ज़रूरतमंदों तक डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा सीधा उनके खातों में पहुंचाया। डीबीटी के जरिए मोदी सरकार ने अभी तक 34 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाए हैं। प्यारे देशवासियों, आपको याद होगा 2014 से पहले जब भी किसी सरकारी योजना की घोषणा होती थी, उनके लाभ में हिस्से का प्रतिशत तय हो जाता था। आमजन के मन में ये धारणा थी कि सरकार की योजना का लाभ उसे मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि बिचौलियों ने ऐसा मकड़ जाल बुना था कि हर लाभार्थी को अपने लाभ का एक हिस्सा बिचौलियों को देना पड़ता था। पर इस समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैम की ट्रिनिटी लागू की है। जे का अर्थ है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ए का अर्थ है आधार कार्ड की व्यापक पहुंच और एम का अर्थ है मोबाइल बैंकिंग। मित्रों, 2014 से पहले जहां देश की 55 करोड़ से अधिक की आबादी बैंकिंग सिस्टम से भी नहीं जुड़ी थी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जनधन योजना के तहत देश में लगभग 55 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं। इससे पहले न तो देश का बैंकिंग सिस्टम देश की जनसंख्या में छिपी अपार संभावनाओं का लाभ उठा पा रहा था और न ही देश की जनता इस वैश्विक सिस्टम से जुड़ पा रही थी। बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक स्तर पर आधार कार्ड को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का अभियान चलाया। व्यापक स्तर पर बैंक खाते खुलवाना और हर बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़कर मोदी जी ने डीबीटी की नींव रखी। मोबाइल बैंकिंग से तात्पर्य मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग से है। अधिकांश बैंक आज मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जो आपको विभिन्न बुनियादी कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिसके लिए पहले आमतौर पर बैंक में लाइन में लगना पड़ता था। मोबाइल बैंकिंग का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि ये आपका समय बचाता है और आपको दुनिया के किसी भी कोने से 24/7 बैंकिंग करने की सुविधा देता है। आपको याद होगा कांग्रेस शासन में बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था और रविवार को
कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते थे, लेकिन मोदी सरकार में आज कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी को भी अपने मोबाइल फोन से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक क्षमताओं का उत्कृष्ट उदाहरण यूपीआई प्रणाली के रूप में प्रदर्शित किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है, जिसने लोगों के लेन देन के तरीके में क्रांति ला दी है और कैशलेस अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार समर्थित भुगतान प्रणाली के रूप में यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने ऐतिहासिक यूपीआई प्रणाली की शुरुआत की और पूरे विश्व को उसका कुशल संचालन करके भी दिखाया है। आज एक रेडी विक्रेता से लेकर के बड़े बड़े मॉल तक यूपीआई का लाभ उठा रहे हैं। आज घर बैठे ही जनता मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से प्रतिदिन करोड़ों का लेन देन कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने न केवल भारत के वित्तीय विकास की आधारशिला का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसने बिल गेट्स जैसी वैश्विक हस्तियों की सराहना भी बटोरी है। आज श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस जैसे देश भी इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। मित्रों, आज़ादी के 59 साल बाद भी कांग्रेस सरकार में गरीबी भारत की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बनी हुई थी। वस्तुतः इस समस्या के समाधान में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने गरीबों की सुरक्षा के लिए नकदी और वस्तु हस्तांतरण की एक विशाल श्रृंखला संचालित करती है। पहले इन योजनाओं और समाधानों का लाभ जनता तक पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाता था। मोदी सरकार ने इस सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण करना शुरू किया, जिसे अक्सर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी कहा जाता है। डीबीटी को लागू करना न केवल भारतीय सब्सिडी प्रणाली में लीकेज को कम करने का एक साधन है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि समाज में गरीबों और कमज़ोर लोगों को कम लागत और समयबद्ध रूप से उनके हक का लाभ मिले। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूर्व की सरकारों की उपेक्षा और दलालों से परेशान किसान आर्थिक रूप से हमेशा कमज़ोर होते गए, पर मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के खातों में डालकर बिचौलियों, दलालों और घूसखोरों पर लगाम लगाई। पहले जहां गरीब वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, अपने हक का हिस्सा बिचौलियों को देना पड़ता था, पर आज हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है और हर लाभार्थी को केंद्र की योजनाओं का लाभ बिना किसी दलाली के सीधा उनके बैंक खाते में मिल रहा है। एक सक्षम नीति व्यवस्था, सक्रिय सरकारी पहल और सहायक नियामक प्रशासन ने वित्तीय क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा आबादी के एक बड़े हिस्से की उपेक्षा जैसी दीर्घकालीन चुनौतियों को नियंत्रित करने का कार्य किया। आईएमएफ ने भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना की सराहना की, जो लाखों लोगों तक पहुंची है और जिसने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लाभान्वित किया है। भारत के इस कदम को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने भी अन्य देशों से सब्सिडी देने की बजाय लक्षित नकदी हस्तांतरण की इस पहल को अपनाने का आग्रह किया है। भाइयों और बहनों, मोदी सरकार की ये सभी उपलब्धियां दर्शाती है कि पिछले 10 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है। विकास के पथ पर भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके, बिना थके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस यात्रा में सबसे अहम जिम्मेदारी हम सभी की है। विकसित भारत की ये यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए हमें मोदी जी को मजबूत करना है। मोदी जी के परिवारजनों को
कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजयी बनाना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब की बार 400 पार कर फिर से बनाएं मोदी सरकार। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र के इस महापर्व पर हमारी पार्टी और सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 2024 का आम चुनाव राष्ट्र निर्माण का महापर्व है, लेकिन अपना मत देने के पहले ये तय करना है कि आपकी सरकार आपको कैसी चाहिए, अपने परिवार का विकास करने वाली या देश को विकसित करने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा है। प्यारे देशवासियों, आज भारत दुनिया के सामने अपने जीवंत और समृद्ध विरासत को गर्व से प्रदर्शित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश वैश्विक वर्चस्व सुनिश्चित करने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए बहुआयामी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और हर तरफ संकट से जूझ रही दुनिया के लिए आशा का किरण बन जाता आ रहा है। चाहे वह सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था हो या एक परिवार के रूप में दुनिया भर में मानवता की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता हो, भारत दुनिया भर के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन रहा है। पूर्व की सरकारों ने भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिए थे। इसीलिए यूपीए सरकार के दौरान वैश्विक स्तर पर भारत की बात को न तो ठीक से सुना गया जाता था और न ही प्राथमिकता दी जाती थी। मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में भारत ने पूरे विश्व को दिखलाया कि कैसे कठिन समय में भारत समूचे विश्व का नेतृत्व भी कर सकता है। आज भारत के निर्णय, साझेदारी और नेतृत्व पर पूरा विश्व नज़र गड़ाए बैठा रहता है। कांग्रेस की यूपीए सरकार को जब देश में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का अवसर मिला तो कांग्रेस ने उस अवसर को भी अपना लाभ ढूंढा और हजारों करोड़ों का कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश की विदेश नीति निस्वार्थता से भारत प्रथम के विचार का पालन करते हुए देश के गौरव को बढ़ाया गया है। आज भारत गौरव के साथ आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता और 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ वैश्विक मंच पर गूंजने लगी है। चाहे वह वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर G20 शिखर सम्मेलन का वैश्विक आयोजन हो, दिल्ली घोषणा के माध्यम से आम सहमति सुनिश्चित करनी हो, या फिर अफ्रीकी संघ को वैश्विक मंच पर उसका उचित स्थान दिलाना हो, भारत वैश्विक व्यवस्था क्रम को एक परिवार के रूप में मानने वाली केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश के 140 करोड़ लोग भारतीय आज मोदी का परिवार हैं। मित्रों, आपको याद होगा कांग्रेस शासन में देश के अंदर ही हालात अत्यंत खराब थे। आए दिन आतंकवादी हमलों और विस्फोटों की खबरें आती थीं। जब कांग्रेस की मजबूर सरकार देश के अंदर अस्थिर हालत से भी नहीं निपट पा रही थी तो विदेश में फंसे हुए भारतीयों को कैसे वापस ला पाती। साथियों, मोदी सरकार के समय विश्व में कई बार युद्ध के हालात बने, लेकिन अपनी कूटनीतिक रणनीति, सफल विदेश नीति और राजनीतिक संबंधों के चलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बार माँ भारती के हर लाल को वापस लेकर आना और विदेश में फंसे हुए हर नागरिक को अपनी माँ की गोद में सकुशल पहुँचाया है। मोदी सरकार ने गाजा इजराइल युद्ध के दौरान ऑपरेशन अजय चलाकर हजारों लोगों को निकाला। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया। प्रधानमंत्री जी ने खुद दोनों राष्ट्राध्यक्षों से वार्तालाप करके युद्ध विराम करवाया और 23,000 से अधिक भारतीयों को सकुशल वापस लाने का काम किया। मित्रों, आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि यह देश की बढ़ती हुई साख और उसका प्रभाव का ही असर है कि पोलैंड जैसे देशों ने बिना वीसा और कागजों के भारतीयों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। भाइयों, मित्रों, बहनों, संकटगत सूडान में भी फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी चला करके देश में वापस लाया गया। सूडान संकट में भारत पहला देश था जिसने अपने नागरिकों की फिक्र की और वहां से अपने आप को अपने वतन में लाने का काम किया। इसके अलावा 2021 में अफगानिस्तान में चले युद्ध को कोई कैसे भूल सकता है। जब तालिबानों ने आम लोगों को अपना निशाना बनाया तब भी भारत वायुसेना और एयर इंडिया के विमान
लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर स्वदेश आते रहे। जब अफगानिस्तान से सीधे भारत आना संभव नहीं रहा, तब भी अपनी इच्छा शक्ति के दम पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तजाकिस्तान, कतर के रास्ते या अन्य रास्तों से काबुल से भारतीयों को दिल्ली और देश के अन्य भागों में सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। मित्रों, युद्ध और गृह युद्ध के अलावा कोरोना की महामारी के वक्त भी मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को कोरोना से ग्रस्त देशों से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना महामारी के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को देश में लाने के लिए 5 मई 2020 को ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया, जिसके अंतर्गत 3,992 भारतीय नागरिकों को देश में वापस लाया गया। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन वंदे मातरम के तहत 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस वतन में लाने का काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति का ही यह नतीजा है कि भारत ने न सिर्फ संकट काल में अपने नागरिकों को बचाने का काम किया, बल्कि जल, थल और नभ में सफल अभियान चला करके कई विदेशी नागरिकों के जीवन की भी रक्षा करके मानवता का दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। मित्रों, कांग्रेस की सरकार तो आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें रात्रि भोज पर बुलाती थी। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यासीन मलिक के साथ तस्वीर खिंचवाते रहे, आपको याद होगी यह बात, और जो कांग्रेस और देशविरोधी ताकतों के छिपे हुए रिश्तों को बखूबी बयां करती थी। कांग्रेस शासन में हमेशा अपने वोट बैंक के कल्याण और अपने विकास को ही प्राथमिकता दी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ विश्वामित्र की भूमिका के रूप में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने सत्ता में बने रहने के लिए केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, मगर ऐसे समय जब विश्व बेहद ध्रुवीकृत हो, शत्रुतापूर्व माहौल हो, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहजता और कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत क्वाड देशों को भी नेतृत्व प्रदान कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया फर्स्ट के मंत्र को केंद्र में रखते हुए एक व्यावहारिक विदेश नीति को अपनाकर विरोधियों और समर्थकों दोनों को चौंकाने में कामयाब रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को एक ऐसा स्वरूप दिया जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना भी की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि वैश्विक मंच पर न अहम भूमिका निभाने बल्कि रूल मेकर के रूप में रोल में आने की नई दिल्ली की आकांक्षा लगातार मजबूत होती चली गई। वैश्विक मंच पर मोदी जी की कूटनीति ने आकांक्षाओं को नए पंख दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले दशक तक वैश्विक मामलों में अहम भूमिका की पेशकश ठुकराने वाला देश एक ऐसे राष्ट्र के रूप में तब्दील हो गया जो ग्लोबल गवर्नेंस में योगदान करने के लिए हमेशा आगे नजर आता है। भारतीय कूटनीति भी विकास संबंधी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में संचालित होती रही है। इसने बाहरी दुनिया से हमारे संपर्कों को एक खास व्यवहारिक नजरिया दिया है, जिसके तहत अब विचारधारा के बजाय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई है। वैश्विक राजनीति के इस चुनौतीपूर्ण दौर में मोदी जी ने भारत को एक अनोखी और विशेष आवाज दी है। आज किसी भी अन्य की बड़ी शक्ति के मुकाबले भारतीय अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा महत्वाकांक्षी नज़रिया रखते हैं और यही चीज़ उनके विदेशी संबंधों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। मोदी जी का नेतृत्व उस भावना को न केवल समझ रहा है बल्कि उसका प्रभावी इस्तेमाल भी कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की खासियत यह है कि वह इस राष्ट्रीय आकांक्षा को अपनी विदेश नीति में गूंथने के साथ साथ अपनी छवि से भी जोड़ने में सफल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यापक यात्राओं ने लिविंग ब्रिज का कायाकल्प किया है और प्रवासियों के अमूल्य योगदान को मान्यता दे करके लाखों को भारत से पुनः जोड़ा है। विदेशों में प्रवासी भारतीयों के साथ उनका अपनापन भारतीय परंपरा के प्रति उनके स्नेह, समर्पण और जुड़ाव का एक प्रमाण है। साथ ही वह यही हमारी जड़ों से जुड़े रहने की एक साक्ष्य भी है। जिस तरह एक परिवार का मुखिया जब सब कुछ त्याग करके अपने परिवार की समृद्धि के लिए दिन रात एक कर देता है, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जनता रूपी अपने परिवार के लिए अथक परिश्रम किया है। देश के प्रधानमंत्री 2047 तक
देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं। जनता के सपने ही मोदी के संकल्प हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विश्वगुरु के स्थान पर काबिज करना ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। देश को विश्वगुरु, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभानी है। आपको कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाना है और श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का मौका देना है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करे, जिससे देश में विकास की बयार निरंतर बहती रहे। आइए हम सब सुनिश्चित करें अब की बार 400 पार। भारत के 140 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मोदी जी के परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपके बीच में पार्टी के विचार साझे करने के लिए आया हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है इनका विकास ही देश का विकास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव में रहने वाले लोग खेती पर निर्भर हैं। कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में किसानों की कभी परवाह नहीं की और हमेशा उनसे अनदेखी की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत से ही किसानों की ज़रूरतों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा और इसके लिए वह किसानों को हमेशा अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि वाला देश है। हमारा किसान चावल, गेहूं, कपास, चीनी और दूध जैसे उत्पादकों का उत्पादन करता है, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आजकल पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर देख रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई की खेती से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एआई से किसानों के समय बचेगा और कम समय में ज़्यादा आय होगी। इससे वे मौसम का अनुमान पहले से लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि पौधों को कब खाद और पानी की जरूरत है। एआई से फसल उत्पादन, कीटनाशक और दूसरी खेती से जुड़ी बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। डेटा एनालिसिस से मिट्टी और मौसम की जानकारी पहले से मिल सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तकनीक के महत्व को समझते हुए इसे खेती में लागू करना शुरू कर दिया है। प्यारे देशवासियों, खेती भारत की पहचान है और यह देश की अर्थव्यवस्था की जड़ है। नई तकनीक और ड्रोन की मदद से देश में खेती की तस्वीर बदल रही है। अब किसानों को फसल देखने के लिए खेत में जाना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ड्रोन उपलब्ध कराए हैं जो किसानों को जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें फसल की स्थिति और समस्याओं के बारे में पहले से पता चलता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि खेती इंसानों के लिए सबसे जरूरी चीज है। भारत जैसे खेती वाले देश में खेती से संबंधित तकनीक और प्रक्रिया के विकास की जरूरत है। मित्रों, कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में किसानों को केवल वोट बैंक समझा है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने किसानों के लिए वादे किए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को और देश की दिशा और दिशा बदलने में बदलाव लाने का जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों की जरूरतों को समझते हुए नीतियों और योजनाओं को लागू किया। भारत में सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में हैं। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक अब तक दिया जा चुका है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है और अगस्त 2023 तक
किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2014 से पहले कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत की कृषि निर्यात बहुत कम था, लेकिन 2022-23 में भारत का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत अब तक 48 करोड़ से अधिक किसानों की बीमा किया जा चुका है और जून 2023 तक 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अपनी सरकार से 18,300 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता जारी की है, जिससे न केवल किसानों की सिंचाई की सुविधा मिली, बल्कि उनकी आय और उत्पादन में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों को गेहूं और धान की फसलों पर 18 लाख करोड़ रुपए की अब तक का एमएसपी प्रदान कर चुकी है। मित्रों, 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों की हक की आवाज उठाई और देश के सबसे बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों का उत्थान के लिए बड़े बड़े कदम उठाए, बड़े बड़े काम किए और यही वजह है कि कृषि क्षेत्र के योगदान के लिए चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी कृषि में बहुत बड़े योगदान को और उनके प्रयासों को कभी नहीं सराहा और ना ही उन्हें उचित सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को समझते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर हर किसान का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का सबसे बड़ा योगदान है। भारत एक उभरती हुई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां 60% से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर है और वही काम करती है। भाजपा सरकार ने किसानों की भलाई के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की, जिनमें मुख्य तौर पर किसान क्रेडिट योजना, बीज योजना, किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शामिल है। देश में दालों की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम किया है और इसी तरह मोटे अनाज का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। प्यारे देशवासियों, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक को इस विकास यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि वह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकें और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित कर सकें। देश में विकास कार्यों के निरंतर आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपसे भी आपका मत की अपील करती है और एनडीए को 400 पार पहुंचाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दीजिए। 400 सीटों में आपका योगदान भी बहुत जरूरी है और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप अपना बड़ा योगदान देकर भारत के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग, और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ख्याल बदलेगा
तभी तो देश बदलेगा। भारत के सभी युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी के परिवार का एक सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के विचार आपसे साझा करने के लिए मोदी का परिवार रूपी जनता के बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेलता रहा भारत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और योजनाओं से पूरे देश की तस्वीर बदल दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि देश के हर तबके को, हर नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल सके। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता को विकास के मंत्र पर देश को आगे बढ़ाने वाली भाजपा सरकार और करोड़ों के घपले घोटाले करने वाले इंडी गठबंधन के बीच चुनाव करना है। भाइयों बहनों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं के विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी चिंता की है। मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को स्वच्छता, न्याय, विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। साथियों, वर्षों तक भ्रष्टाचार में लिप्त और सत्ता का सुख भोगने वाली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 10 वर्षों में करके दिखाया है। सामूहिक प्रयास और विश्वसनीयता के साथ मोदी जी की विकास की नीतियों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ वंचित लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है, जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी देश में महिलाएं शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही और इतने वर्षों में इसको लेकर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ही देश के गरीबों और विशेषकर महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने की पहल की। आज देश में 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। महिलाओं की सुविधा के महत्व को समझते हुए उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिसका सबसे अधिक लाभ वंचित, पिछड़े, दलित और आदिवासी माताओं बहनों को हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 3 करोड़ 61 लाख खाते खोले गए, जिससे बेटियों के माता पिता को वित्तीय बल मिला। साथियों, गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी आज़ादी के बाद विकास में कहीं पीछे छूट गई थी। इस वजह से लाखों लोगों को गंगा के किनारे से पलायन करना पड़ा। बीते 70 सालों में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बढ़ते प्रदूषण ने पर्यावरण को तो प्रभावित किया ही, साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ा। इसी स्थिति को बदलने के लिए भाजपा सरकार ने नमामि गंगे नाम से एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की शुरुआत की। नमामि गंगे अभियान आज देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। आज न केवल गंगा स्वच्छ हुई है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो नदियों के विकास और स्वच्छता की उपेक्षा तो की ही गई, बल्कि उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र मां गंगा को एक नहर तक घोषित कर दिया था, ताकि खनन और लूट माफिया अपना खेल खेल सकें। श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी सोच और विजन के साथ इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया और नमामि गंगे मिशन के तहत स्वीकृत 353 योजनाओं में से 178 योजनाएं पूरी करके
गंगा को निर्मल बनाने में सफलता भी प्राप्त की। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल किया है। ये और भी प्रसन्नता की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान की जनता को दी गई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गारंटी भी पूरी हुई है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की आबादी की प्यास बुझाने के लिए जीवन रेखा बनने जा रही है। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ साथ 2 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नदियों को जोड़ने का देखा गया सपना भी पूरा होने जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के दूर दराज के इलाकों में पानी का गंभीर संकट था, जिसके चलते माताओं बहनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने दूर सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के संकल्प के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की। 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल मिशन पर तेजी से कार्य किया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज देश के 14 करोड़ परिवारों को हर घर जल मिशन के तहत नल कनेक्शन से शुद्ध जल मिल रहा है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान की भी शुरुआत की, जिसके तहत पंजाब के 20 जिलों सहित भारत के 256 जिलों के जल संकट ग्रस्त ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार किया गया है। दुनिया भर में प्रसिद्ध इजरायल जल तकनीकी का प्रयोग आज पंजाब में जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। इस पहल से न सिर्फ भूजल को बचाने में मदद मिली है, बल्कि किसानों और सरकार पर बोझ भी कम हुआ है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा भी मिला है। भूजल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने भी 7 राज्यों के कुछ जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्यों को कुशल जल उपयोग कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन को शुरू किया, जिसका उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। साथियों, अगर सही मायने में कोई सरकार भारत का विकास कर सकती है तो वह मोदी जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब सत्ता एक छोर से पैदल चलकर समाज के अंतिम छोर तक पहुंचती है, तब रामराज्य का प्रारंभ होता है। पूरे देश को आज यह विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में आगामी 5 वर्ष भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने वाले और एक स्थिर, समर्थ और सशक्त देश के निर्माण के होंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में भाजपा को आप अपना अमूल्य मत देकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। 400 पार में एक योगदान आपका भी। जय हिंद, जय भारत। ये जो हाथ है ना, ये भी कहानी कहते हैं। झुर्रियों में छुपा ये कमजोर हाथ एक मजबूत इतिहास लिए है। गुजरे दशकों के अनगिनत किस्सों को महसूस किया है इन हाथों ने, और ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हाथ, एक एक कर अपने वादों को निभाते हाथ, संजो कर लाए सपनों को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हाथ। मजबूत इरादों से अपनी किस्मत को संवारते हाथ, अपने कौशल से देश की प्रगति को दिशा देते मेहनत का हाथ। और ये युवा हाथ आंखों में सपने लिए अपने भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ते हाथ। बस एक रंग,
इन हाथों की पहचान और देश के स्वाभिमान को एक करता है। लोकतंत्र का रंग है, ये सब पर चढ़ता है। भारत के सभी युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी के परिवार का एक सदस्य अनुराग सिंह ठाकुर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के विचार रखने, आपसे साझा करने के लिए मोदी का परिवार रूपी जनता के बीच उपस्थित हुआ हूं। प्यारे देशवासियों, युवा शक्ति किसी भी देश और समाज का आधार होती है। किसी भी समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। किसी भी देश के युवा ही उस देश के सबसे अधिक उत्पादक एवं कामकाजी वर्ग होते हैं। मोदी सरकार की कुशल नीतियों ने देश के युवाओं को बल दिया है और भारत विश्व के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। युवाओं के इस सामर्थ्य के चलते आज भारत पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व भारत के युवाओं के नवाचार के साथ साथ खेलों में महारत का भी साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत ने अपनी खेल क्षमता की नई व्याख्या की है। मित्रों, हर देश के विकास का आधार उसकी युवा शक्ति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बखूबी जानते हैं एवं इसीलिए देश के युवाओं को शिक्षा और कौशल के विकास के द्वारा नए अवसरों का लाभ देने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिया और इस नीति ने देश के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश को विकसित बनाने के लिए युवाओं का कौशल में निपुण अत्यंत आवश्यक है। इसी लक्ष्य के साथ भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 14,72,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 8,78,000 उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। मोदी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,42,65,000 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन किया और 1,37,24,226 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। भाइयों बहनों, आज देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और इस यात्रा को गतिशील रखने के लिए देश के स्टार्टअप्स पहियों की भूमिका निभा रहा है। मित्रों, कांग्रेस की कुनीतियों के कारण देश में स्टार्टअप्स की हालत खराब थी। उद्यमियों को ना तो आर्थिक सहायता दी जाती थी और ना ही उन्हें सरकार का संबल और समर्थन मिलता था। इसी कारण से कांग्रेस शासन में देश में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न होते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की निर्णायक क्षमता और मुद्रा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं और यही इस सरकार की स्किल इंडिया और युवा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आदरणीय मोदी जी की सरकार कांग्रेस के मुकाबले अधिक सक्रियता के साथ युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है ताकि देश का युवा अपने कौशल से नित्य नए आयाम स्थापित कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय रोजगार मेला के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं को निरंतर कौशल, रोजगार व अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथियों, पूर्व की सरकारों ने संसाधनों की उपेक्षा की, खेलों की भी महत्ता को भी अनदेखा किया। कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों की क्षमता को कम आंका और उन्हें आगे आने के अवसर नहीं दिए। जब देश को खेल के क्षेत्र में वैश्विक आयोजन करने का अवसर मिला तो उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के तरीके ढूंढ लिए। कांग्रेस के कॉमनवेल्थ खेल घोटाले से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई, जबकि भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों को आवश्यक आर्थिक सहायता और आगे बढ़ने के अवसर दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि देश को अन्य क्षेत्रों के साथ साथ
खेलों में भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले खेल मंत्रालय के बजट के आवंटन को कई गुना बढ़ाकर लगभग 3400 करोड़ रुपये कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है और भारत खेल महाशक्ति बनकर उभरा है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मोदी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देकर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत ओलंपिक के लिए भारत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। परिणाम स्वरूप 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते। केवल इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, जो भारत में इस तरह का पहला विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय द्वारा योग को खेल के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसे प्राथमिक श्रेणी में रखा गया और इन्हीं प्रयासों के कारण आज योग को पूरे विश्व में पहचाना जा रहा है। मित्रों, आपको जानकर गर्व होगा कि गोवा में पहली बार आयोजित हुए राष्ट्रीय खेल में देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट शामिल हुए। प्यारे देशवासियों, मोदी सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन की बदौलत आज भारतीय खिलाड़ी खेल जगत में अपना परचम लहरा रहे हैं। 2023 के एशिया खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर प्रदान कराने के लिए ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई पैरा गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 स्वर्ण पदक सहित 111 पदक जीते। मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं को भी खेल के प्रति प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। कांग्रेस शासन के दौरान आयोजित किए गए 2008 ओलंपिक्स में महिलाएं एक भी पदक हासिल नहीं कर पाई थी और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस द्वारा की गई खेलों की उपेक्षा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और निर्णायक क्षमता के कारण महिला खिलाड़ियों ने 2016 ओलंपिक्स में 2 और 2020 ओलंपिक्स में 3 मेडल जीतकर वैश्विक पटल पर देश का गौरव बढ़ाया। इसके साथ साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 रिकॉर्ड तोड़े गए, जिसमें से 11 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण पदक के साथ साथ 61 पदक जीते हैं। इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार भारतीय पुरुष टीम ने 14 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर अंतर्राष्ट्रीय थॉमस कप जीता। मोदी सरकार द्वारा खेलों के उत्थान के लिए चलाई गई 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता और खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी भी प्रदान की गई। आज देश के युवाओं में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि भाजपा ही उनकी आकांक्षाएं समझती है और उनके लिए काम करती है। देश का युवा जानता है कि भाजपा की सरकार युवा हितैषी और युवाओं को एक नए अवसर देने वाली सरकार है। पूरे देश को आज ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में आगामी 5 वर्ष भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने और एक स्थिर, समर्थ और सशक्त देश के निर्माण के होंगे। इसीलिए आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत देकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। 400 पार में एक योगदान आपका भी। जय हिंद, जय भारत।